बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद हुबी अली नकवी और आज हम चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज़। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज़ को पढ़ने से पहले आपको एक दो बातें बतानी ज़रूरी हैं, और वो ये हैं कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ते आ रहे हैं अपनी पिछली क्लासेस के अंदर। और उसमें हमने ये देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताता है कि एनर्जी अपनी हालत को, अपनी फॉर्म को, अपनी शक्ल को तो बदल सकती है, मगर एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इसका मतलब ना एनर्जी बनाई जा सकती है और ना एनर्जी को ख़त्म किया जा सकता है या मिटाया जा सकता है। सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि एनर्जी की एक शक्ल को, एक हालत को दूसरी शक्ल या दूसरी हालत में कन्वर्ट कर लें, तब्दील कर लें। अच्छा, यहाँ आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है, याद रखें, वो उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और इसमें हम दो केसेस को पढ़ेंगे। पहले केस में हम देखेंगे कि अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, यानी थोड़ा सा आसान केस लेंगे हम ये कंसिडर करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी किसी हाइट से नीचे गिर रही है। ऊपर उसकी जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे आकर उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब पहले हम देखेंगे कि अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, और फिर हम देखेंगे कि अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद हो फिर क्या होगा। अच्छा, यहाँ आपको एक स्लाइड नज़र आ रही होगी जिसके अंदर आपको एनर्जीज़ की मुख्तलिफ टाइप्स नज़र आ रही हैं। ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, लाइट है, न्यूक्लियर है, केमिकल एनर्जी है। अब ये जानते हैं, जैसे कि आपके पास कोई टॉर्च हो या आपके पास घड़ी है, तो घड़ी में एक सेल होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, और घड़ी के अंदर जो सुई घूम रही है वो मैकेनिकल एनर्जी उसे चाहिए, मूवमेंट है वहाँ पे। तो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। इसी तरीके से अभी जो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं या कंप्यूटर, तो आपने क्या किया हुआ है, आपने एक स्विच ऑन किया हुआ है या आपके पास एक बैटरी है जहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको आप देखें, बल्कि बेसिकली वो केमिकल एनर्जी है जो आपकी बैटरी में, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर या मोबाइल को चला रही है। इसी तरीके से जो स्क्रीन के अंदर आपके पास एलईडीज़ या एलसीडी है, उसमें जो लाइट्स ऑन हो रही हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिक हीटर्स देखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली पैदा की जाती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी से हम लाइट, यानी बेसिकली लाइट एनर्जी, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहें, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुख्तलिफ, चाहे आप हीट पैदा करें चाहे आप लाइट पैदा करें, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। इवन स्पीकर लगा दें तो साउंड पैदा हो जाएगा, तो साउंड एनर्जी भी। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एनर्जीज़ की कन्वर्जन हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आज हम ज़रा उसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी करेंगे कि ये आंसर्स हमारे पास कैसे आते हैं। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी की कुछ टाइप्स मैंने लिख दी हैं। आज के टॉपिक से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी होती हैं। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जीज कौन कौन सी होती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ लिख दी हैं, आप इसको यहाँ पे देख लेंगे। और इससे पिछले टॉपिक में या इससे कुछ 2-3 टॉपिक पहले ये पढ़ाया भी गया था ग़ालिबन। तो इसको आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने इसमें रख दिया है। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, इसको देख के अपने पास नोट कर सकते हैं। अच्छा, इस कुछ अभी मैंने जैसे आपको कन्वर्जन्स का बताया कि कैसे हम मुख्तलिफ एक चीज़ से दूसरी एनर्जी चेंज हो सकती है। अब ये जो हम खाना खाते हैं, जैसे सेब बना हुआ है, तो खाना भी बेसिकली क्या है, ये एक केमिकल एनर्जी की एक टाइप है। तो हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, और उससे हमें मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो एनर्जी दरकार है वो मिल जाती है। हम उससे भाग दौड़ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारे पास लैंप है या घर में लाइट लगी हुई है वो ऑन हो जाती है। पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपनी खुराक पूरी करते हैं। इसका मतलब है कि पौधों को जो एनर्जी है वो सूरज की रोशनी से, लाइट से और हीट से मिलती है। ठीक है, और भी इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे बनी हुई हैं। इसी तरीके से आप नीचे अगर देखें तो मुख्तलिफ एनर्जीज़, जिनको हम एनर्जीज़ या न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, रेडिएशन और केमिकल एनर्जीज़ हैं, इनको इनमें कौन सी चीज़ पोटेंशियल कहलाती है और कौन सी चीज़ काइनेटिक कहलाती है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मुझे नज़र आई तो मैंने आपके साथ शेयर की। और स्पेशली आप मैकेनिकल वर्क को देखें तो अगर वो कोई चीज़ रुकी हुई हो
तो फिर उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल हो जाएगी, और जब कोई चीज़ मूव करेगी तो उसकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज़ की डेफिनेशंस भी यही हैं, इनको भी आपने तवज्जो से समझना है, और आज हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। अच्छा, इससे नेक्स्ट अब आ जाते हैं, आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम बनी हुई है, मैंने वही डायग्राम बनाई है, नाम भी मैंने चेंज नहीं किया है, अलबत्ता इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। किताब ने इतनी डिटेल में इसको नहीं बनाया हुआ, तो आपने अपने नोट्स के अंदर ये बनानी है, और अपने पेपर में भी इसी तरह की डायग्राम आपने बनानी है। तो आपने इस डायग्राम को समझना है। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई तो टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। हमारे पास एक हाइट है जिसको हम एच कह देते हैं, एच बोल दें आप इसे, जिसको उस हाइट के ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको पॉइंट ए कह देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और हाइट जो उससे कुछ कम है, यानी को मिडल में आप कह लें, उसको हम पॉइंट बी कह देते हैं। और बिल्कुल ग्राउंड पे ज़मीन पर अगर आप आ जाएं तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं पॉइंट सी। तो दोबारा समझ लें, पॉइंट सी ज़मीन पर है, पॉइंट बी उससे कुछ ऊपर है, बिलफर्ज आप समझें 2 मीटर ऊपर है, और पॉइंट ए जो है वो बी से भी 2 मीटर ऊपर है, या सी से 4 मीटर ऊपर है। तो इसका मतलब हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एक मैस हम ले लेते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं जिसका मैस m है। हम पहले कंसिडर करते हैं स्टार्ट में वो पोजीशन ए पर थी, अगर आप वहाँ से उसको नीचे गिराना शुरू करें तो थोड़ी देर के बाद वो पोजीशन बी पर आ जाएगी, और उसके फ़ौरन बाद फिर वो थोड़ी देर के बाद पोजीशन सी पर यानी कि ज़मीन पर टच कर जाएगी। अच्छा, जब कोई चीज़ टॉप पर मौजूद थी तो उसकी जो हाइट थी, ये याद रखें, जो पॉइंट होगा उसी के मुताबिक हम दो चीज़ों के नाम रखेंगे इस टॉपिक में। हाइट और वेलोसिटीज़ के नाम आपने उसके ऊपर रख देने हैं। जैसे एट पॉइंट ए जो हमारे पास हाइट है, हम उसको एच ए कह रहे हैं, जिसको हम एच भी कह सकते हैं क्योंकि वो टोटल हाइट है। अच्छा, जब पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू हुआ, बॉडी नीचे गिरना शुरू हुई, तो समझें वो ए से बी तक जो फासला तय करता है वो एक्स है। ठीक है, हम उसका कोई भी, यानी हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, ना उससे हमें सरोकार है, पॉइंट बी कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि हम कहते हैं कि वो एक्स है। अच्छा, कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आएँ और वो डिस्टेंस एक्स हो, तो ये याद रखें कि जो पॉइंट बी की हाइट है, डिस्टेंस नहीं कह रहा, हाइट याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाइट हमेशा सरफेस से, ग्राउंड से, ज़मीन से मैयर की जाती है, उस पॉइंट से मैयर नहीं की जाती जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो। तो ज़मीन से पॉइंट बी की जो हाइट है, हम उसको कह देंगे एच बी, और एच बी हमारे पास जो है वो बराबर आ जाएगी टोटल हाइट एच माइनस वो जो डिस्टेंस उसने कवर किया था एक्स। तो एच बी इज इक्वल टू एच माइनस एक्स आ जाएगा। और पॉइंट सी की हाइट एच सी हो जाएगी, और वो तो आपको पता है क्योंकि है ही ग्राउंड पे, तो उसकी हाइट ज़ीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने हाइट्स समझ ली। पॉइंट ए की हाइट एच ए एच के बराबर है, पॉइंट बी की हाइट एच बी है जो कि एच माइनस एक्स के बराबर है, और पॉइंट सी की हाइट ज़ीरो है क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है पॉइंट सी। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं इसकी वेलोसिटीज़ की तरफ। तो जो पॉइंट ए होगा उसकी वेलोसिटी वी ए होगी, पॉइंट बी की वेलोसिटी वी बी होगी, और पॉइंट सी की वेलोसिटी वी सी हो जाएगी। इसका हम आगे जिक्र करेंगे, हमने इसको फाइंड भी करना है। अच्छा, हमने करना आज क्या है, बेसिकली हमने टोटल एनर्जीज़ को फाइंड करना है। तो ये याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी चीज़ की, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, यानी उन दोनों को अगर आप जमा कर दें, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए जो कि एम जी एच ए है, इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए जो कि हाफ एम वी ए स्क्वायर है। इन दोनों को अगर हम जमा कर दें तो हमारे पास ई टी एट पॉइंट ए आ जाएगा, यानी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। इसको पूरा भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट ए। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखना है कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है तो अभी उसने गिरना शुरू नहीं किया, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो वी ए हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो। अगर वी ए ज़ीरो हो जाए तो फिर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए भी ज़ीरो हो जाएगी। तो दूसरे मानों में जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए के बराबर आ जाएगी, जिसका मतलब है एम जी एच ए के बराबर। नीचे आ जाएं, इसी तरीके से पॉइंट बी के ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी आ जाएगी एम जी एच बी, यानी बी सबस्क्रिप्ट है, ये एच के साथ बी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये एच की एक किस्म है एच बी जिसका नाम हमने रखा हुआ है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी जो है हमारे पास आ जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर, इन दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी
mgHc हो जाएगा, और hc को हम ज़ीरो कह चुके थे, डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हाफ mvc² हो जाएगा, और ये हमारे पास टोटल एनर्जी, इन दोनों का सम जो है वो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी के बराबर होगा। अब हमने देखना है कि टोटल एनर्जी की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ रहा है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले, यानी आप ये ज़हन में रखेंगे, छोटी सी एक डायग्राम आपको बच्ची की नज़र आ रही होगी बनी हुई, कि एक लड़की है जिसने कोई बॉल उठाई हुई है, तो जब बॉल मूव नहीं कर रही तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, मगर जब वो बॉल नीचे गिरना शुरू हो जाएगी तो वो एनर्जी बेसिकली क्या हो रही होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इसी को हमने इस टॉपिक में आज देखना है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वही बात जो अब मैं बता चुका हूँ, हमने एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है उसे कंसिडर कर लिया है, जो कि रेस्ट पर था, उसकी हाइट h थी और उसकी वेलोसिटी va थी जो कि 0 थी। अच्छा, एट पोजीशन a बेसिकली हम फाइंड करना चाह रहे हैं टोटल एनर्जी। पोजीशन a के ऊपर जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी, उसके लिए पहले हम पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट a ले लेते हैं, mgha। HA को हम डायग्राम में H कह चुके हैं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हाफ mva² है, va को हम ज़ीरो कह चुके हैं क्योंकि रेस्ट पर थी बॉडी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। इन दोनों को आप जमा कर लें तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए आ जाएगा जो कि mgh के बराबर है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप पोजीशन बी को कंसिडर करें। पोजीशन बी के अंदर हमारे पास पहले आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी जो कि mgHb है। डायग्राम में मैंने लिख दिया था कि HB हमारे पास है H माइनस एक्स के, और ये क्यों है ये भी मैंने समझा दिया था। किसी को समझ नहीं आई तो वीडियो पे वापस जाएगा और उसको दोबारा सुनेगा। HB H माइनस एक्स है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगी, mg, और HB की जगह आ जाएगा H माइनस एक्स। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगी, हाफ mvb²। अब मसला ये है कि हमें vb की वैल्यू को फाइंड करना है। तो vb की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये याद रखें कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से नीचे गिर रहा था और पॉइंट बी पर पहुंच रहा था जहां पे हमने उसकी वेलोसिटी को देखना है। तो आप लास्ट में सबसे पहले ये इक्वेशन, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, आपको पता ही है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। तो ये याद रखें कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्योंकि वर्टिकल मोशन है, ऊपर से नीचे गिर रही हैं चीज़ें बॉडी, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू g आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी va हो जाएगी जो कि 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट a से शुरू कर रहा है अपना सफ़र, वो पहुंच कहाँ रहा है, पॉइंट बी पर। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी vb हो जाएगी, और जो डिस्टेंस उसने तय किया है उसको हम s इज इक्वल टू x कह रहे हैं। ये भी डायग्राम में बना हुआ है। तो हम जो इक्वेशन लिखी हुई है 2as, उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 2gx, और vi की जगह तो वैसे ही 0 आ जाएगा, और vf की जगह आ जाएगा vb²। तो ये अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। अगली स्लाइड में आप देखें तो हमारे पास vb जो है आप देख सकते हैं वो उसका स्केयर आ जाएगा हमारे पास 2gx के बराबर। अच्छा, अब vb का स्केयर अगर 2gx के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ mvb²। तो vb² की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2gx, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgx। अब हमारा काम है टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी फाइंड करना। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की पॉइंट बी पर वैल्यू और फिर काइनेटिक एनर्जी की पॉइंट बी पर वैल्यू। तो mgh माइनस एक्स प्लस mgx, तो इसको आप ओपन कर लें, mgh माइनस mgx प्लस mgx, तो हमारे पास सिर्फ आंसर आ जाएगा mgh, इक्वेशन नंबर 2। और आप ये ज़हन में रखें कि इक्वेशन नंबर 1 भी हमारे पास यही आंसर दे रही थी। इसका मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी सेम आ चुकी है। अब हम पॉइंट सी पर भी देख लेते हैं। पॉइंट सी पर जब हम जाएंगे तो पॉइंट सी पे हमारे पास फिर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी है जो कि mgHc है, और आप जानते हैं कि क्योंकि हम ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं तो हाइट 0 है, hc 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हमारे पास हाफ mvc² है। अब यहाँ पे भी फिर इक्वेशन वही यूज़ कर ली। ये याद रखें फिर वर्टिकल मोशन है। अब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से नहीं गिर रहा, याद रखना है, बेशक आप पॉइंट सी पर पढ़ें मगर ऑब्जेक्ट गिर तो पॉइंट ए से शुरू कर रहा है ना। इसका मतलब अभी भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो va होगी, फाइनल वेलोसिटी vc हो जाएगी।
हाइट अब x नहीं बचेगी, ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल a से गिरना शुरू हो रही है ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है कि हमारे पास s इज इक्वल टू एक्स नहीं आएगा पिछले केस की तरह, बल्कि अब आएगा s इज इक्वल टू h, क्योंकि हम पॉइंट a से पॉइंट c तक आ रहे हैं। मैंने लिख भी दिया है, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है, नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट करेंगे तो 2gh इज इक्वल टू वी सी स्केयर हमारे पास आ जाएगा। अगली स्लाइड पे हम इसको देख सकते हैं, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी अब वो भी हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, यानी टोटल एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 0 और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी mgh, और टोटल एनर्जी भी इसी के बराबर आ जाएगी। अब याद रखना है कि ये अच्छा, मैंने इसमें इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 के बजाय ए बी सी लिख दिया है, या बहरहाल आपने इसी एक ही तरह का रखना है, या तो उसको 1, 2, 3 कहेंगे या ए बी सी कह देंगे। तो इक्वेशन नंबर ए बी एंड सी ये शो करती है कि ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही है। पहले केस में भी mgh आया, दूसरे में भी mgh और तीसरे में भी mgh। इसका मतलब है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर कर सॉल्व करेंगे, जो कि हमने किया है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी हमेशा सेम आया करेगी। और टोटल एनर्जी, और एक और बात भी हमें यहाँ से पता चल रही है, और वो ये है कि जब ऊपर थे तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल थी, और जब बॉटम पर पहुँचे तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक हो चुकी है, और जब सेंटर में थे पॉइंट बी पर तो कुछ एनर्जी पोटेंशियल थी, कुछ एनर्जी काइनेटिक थी। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा था तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाक़ हो रही थी, वही वजह बन रही थी उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफे की। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम एम जी डेल्टा एच लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम डेल्टा वी का स्केयर। अब यहाँ पे ध्यान में रखें कि जो हमारे पास h लिखा हुआ है, बेसिकली इस h को हम h1 माइनस h2 कह सकते हैं। ये याद रखना है कि बड़ी हाइट से छोटी हाइट माइनस करते हैं। ये मैंने साथ एक डायग्राम भी बनाई हुई है ये समझाने के लिए कि h1 ऊपर वाला हाइट है और h2 पॉइंट B की हाइट है, यानी दरमियाना कोई इंटरमीडिएट हाइट है। तो h1 माइनस h2 की है, मगर वेलोसिटीज़ में इसका उलट होगा। उसकी रीज़न ये है कि वेलोसिटी ऊपर 0 थी और नीचे आकर वो कुछ उसमें इजाफा होगा, तो उसका मतलब है कि हमारे पास v2 इज़ ग्रेटर देन v1 है। ये लास्ट में आपको लिखा नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह हमने इक्वेशन में भी हाफ एम v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर को पुट करना है। ठीक है जी, इससे आगे आप देख सकते हैं एक काम हम इसमें और कर देते हैं, वो ये है कि अगर हम इसमें फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व कर लें, तो याद रखिए कि अगर हम एक फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अगर हम उसको कंसिडर कर लें, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, अब जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये याद रखना है, उसका कुछ हिस्सा फ्रिक्शन के खिलाफ जंग लड़ रहा होगा। इसका मतलब उसका कुछ हिस्सा फ्रिक्शन के खिलाफ काम करने में ज़ाया हो जाएगा, और बाकी मांदा जो हिस्सा बचेगा वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो वर्क का फार्मूला यहाँ पे साइड पे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स की जगह फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो हमारे पास फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है वो आ जाएगा एफ एच, यानी स्मॉल एफ एच, जो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख भी दी है। अच्छा, अब आपके पास हो क्या रहा है कि एम जी एच जो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी, उसका कुछ हिस्सा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के खिलाफ ज़ाया हो रहा है, यानी उसमें से माइनस हो रही है ये वैल्यू, और जो फिर बाकी जो चीज़ बच रही है वो हाफ एम वी स्केयर के बराबर आ रहा है। इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर प्लस एफ एच, और इसको अंग्रेजी में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो यहाँ तक ही हमारा जी टॉपिक था। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों में से किसी को इससे, तो वो इसको अगर तवज्जो से सिर्फ सुन लेता है और अपने पास लिख लेता है, तो ये बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में मैंने आपको लिख कर ये आपको समझा दी है। एक लाइन भी इसमें फालतू लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है पेपर के लिए, सिर्फ यही आपके नोट्स हैं। इसी को आप अगर उतार लें और लिख लें तो ये आपके नोट्स भी हैं। जो डायग्राम आपको चाहिए थी वो भी मैंने बड़ी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मुझसे और बाकी अपने टीचर से इसके मुतल्लिक सवाल कर सकते हैं।
और इस किस्म का कोई इशू अगर आपको आता है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए किसी और वे में उसको आसान तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।